हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैरालिसिस के पेशेंट में क्यों प्रॉपर स्लीप इम्पॉर्टेंट रहती है और प्रॉपर स्लीप लेने से क्या बेनिफिट पैरालिसिस के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, चाहे हेमरेजिक हो चाहे क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से हो, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट सफ़र करता है और अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है। हर किसी पे डिपेंडेंट होता चला जाता है, उसे छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। चाहे आपको पानी चाहिए, चाहे वॉशरूम तक जाना है, चाहे कोई भी काम करना है, उसमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ अचानक से होती है, चाहे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे पैरालिसिस हुआ है, अगर उस जगह हम पेशेंट की जगह अपने आप को रख कर देखें तो पेशेंट क्या फील करता है आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि हमें जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ, उसके घर वाले ऑटोमेटिकली सफ़र कर ही रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। क्योंकि अब फाइनेंशियली फैमिली को हैंडल करना है, सब कुछ फिज़िकल फॉर्म पे पेशेंट को चलाना है, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ फैमिली मेम्बर्स पर आ गया है, और साथ के साथ उसके मूड स्विंग्स जो साथ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि पेशेंट जब भी सफ़र करता है स्ट्रोक से, तो कभी कभार पेशेंट का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश हो जाता है, कभी कभार पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, और साथ के साथ कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो ऐसे जो पैटर्न मिलते हैं उसके अंदर फैमिली को बहुत ध्यान से पेशेंट को रखना पड़ता है। कई जगह हमें बहुत पोलाइटली हैंडल करना होता है, कई जगह इग्नोरेंस शो करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे अब मान लो किसी के फादर को पैरालिसिस है, तो वो बच्चा जो उनका ध्यान रख रहा है उसे वैसे ही अपने फादर को ट्रीट करना पड़ता है जैसे बचपन में पापा ने उसे किया था। तो कुछ जगह इग्नोरेंस शो करनी पड़ती है, कुछ जगह बहुत अग्रेसिव जहाँ बिहेवियर रहता है पेशेंट का, वहाँ पर बहुत कामली हैंडल करना होता है। क्योंकि पेशेंट के बस में नहीं है वो चीज़, आप समझ रहे हैं। क्योंकि अब पेशेंट जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, सब काम खुद से कर रहा था, अचानक से जब उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं या बोल नहीं पाता है, तो अंदर वो क्या फील कर रहा है, वो अपनी इमोशंस को किस तरीके से दिखाएगा, या तो गुस्से के फॉर्म में, या शांत रहकर, या बहुत चिड़चिड़ा होकर, या चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, या बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर आ जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, और इसी कंडीशन को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से हैंडल करना पड़ता है उसके घर वालों को। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, पेशेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है उसकी फैमिली। तो हमें अपने पेशेंट का ध्यान भी रखना है, उसे ठीक भी करना है दोबारा से, और उसके बिहेवियर को, उसके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको भी हैंडल करना है। तो इस कंडीशन में पेशेंट का प्रॉपर तरीके से सोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या तो कभी कभार क्या होता है, पेशेंट दिन में बहुत देर सो लेता है तो रात में जागता रहेगा और बिल्कुल नहीं सोता है, और साथ के साथ क्या होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठता है तो मोशन क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि हम रात भर अच्छे से सोए नहीं हैं। पेशेंट एसिडिटी की कंप्लेन कर रहा है, तो रात में उसका सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, अब उन कंडीशंस में जहाँ पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन होता है, उठ नहीं पाता, हिल नहीं पाता, वहाँ पे उसके स्लीप पैटर्न को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। क्योंकि दिन भर पेशेंट लेटा हुआ है, या तो सोता रहेगा, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस चल रही होती है जिससे नींद आती रहती है, या ऑलरेडी पेशेंट स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है, तो उससे हमें दिक्कत क्रिएट होती है। अब जो बहुत लंबे टाइम से स्लीपिंग पिल्स पे हैं पेशेंट, उनकी एकदम से हम विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पेशेंट बिल्कुल नहीं सो पाता। तो हमें ग्रेजुअली टेपर ऑफ करनी होती है, अचानक से कुछ भी विड्रॉ नहीं करना है। अब अगर पेशेंट हमारा पूरे दिन में अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है तो पेशेंट को रात को नींद अच्छी आती है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, पेशेंट को दिन में थोड़ा सा एंगेज रखना एक्सरसाइजेस की तरफ। दिन में उसको बहुत देर सोने मत दीजिए, कोशिश कीजिए किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको एंगेज करके रखना है। अगर आप दिन भर उससे अच्छे से एक्सरसाइज करवाते हो, किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखते हो, वॉक के लिए ले जाते हो, या बात करते हो, या फिर उसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करने के लिए कहते हो जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो ब्रेन को सिखाती रहती है, और पेशेंट एंगेज रहता है, तो डेफिनेटली पूरा दिन निकल जाता है और रात के टाइम पेशेंट आसानी से सो जाता है। अब कुछ कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है,
पेन के कारण वो सो नहीं पा रहा, तो हमें सबसे पहले रीज़न ढूंढना होता है कि नींद आ क्यों नहीं रही है। कभी कभार बहुत ज़्यादा पेन की वजह से पेशेंट सो नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में बिल्कुल लाइट हैंड से आप पेशेंट की मसाज कीजिए, थोड़ी सी सिकाई कीजिए, गर्म पानी में टॉवल डिप करके निचोड़ के उससे भी सिकाई कर सकते हो, या सबसे बेटर रहता है हॉट बैग से आप सिकाई कर सकते हो। बट हमें ध्यान क्या रखना है, एक जगह स्टेबल करके छोड़ नहीं देना है। अपनी पहले केयरटेकर अपने हाथ पे उसको टच करे कि कितना वो सहने लायक है, उस हिसाब से पेशेंट पे उसको अप्लाई करें। क्योंकि जब भी पैरालिसिस होता है, कभी कभार हमें ठंडा गर्म महसूस नहीं हो रहा होता है, हमें नहीं पता चलता है, सेंसेशन जा चुकी होती है, उस कंडीशन में बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बहुत हल्के एक एक जगह चेंज करते हुए आपको सिकाई करनी है। पेशेंट की अच्छे से मालिश कीजिए। जहाँ पेशेंट को वैसे ही हेडेक की वजह से नींद नहीं आ रही या इरिटेबल है, वहाँ पे आप सर्दियों में, अब जैसे विंटर्स आ गए हैं, बादाम रोगन से मालिश कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके नाक के अंदर एक एक ड्रॉप अप्लाई भी कर सकते हो, डालना नहीं है आपको पूरा, बड पे आप एक एक ड्रॉप लीजिए, अंदर नॉस्ट्रिल के अंदर अप्लाई कीजिए, सिर की मसाज कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में माना गया है नासा ही शिरसों द्वारा, क्योंकि हमारी जो नेज़ल कैविटी है वो हमारी आगे जाकर ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो जो भी हम नरिशमेंट नॉस्ट्रल्स के थ्रू देते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो हमें क्या करना है, हेड मसाज आप बादाम रोगन से कर सकते हो, पैरों के तलों के नीचे कर सकते हो मालिश, साथ के साथ उसके नाक के अंदर हल्के हल्के एक ड्रॉप अप्लाई कर सकते हो। जब हम लुब्रिकेशन करेंगे, ब्रेन को नरिशमेंट मिलेगा, ब्रेन रिलैक्स्ड फील करता है और नींद हमें अच्छी आनी स्टार्ट होती है। कभी भी आप हेड मसाज करवाने बैठो, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि हमें रिलैक्स्ड फील हो रहा होता है। तो पेशेंट की आप हेड मसाज रात के टाइम बादाम रोगन से कर सकते हो, पैर के तलों की मालिश करो। और रात के टाइम अगर पेशेंट अच्छे से लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, दूध डाइजेस्ट कर पाता है, तो थोड़ा गुनगुना दूध उसको बेड टाइम पे दीजिए, ताकि उसको नींद प्रॉपर तरीके से आए। जो भी मेडिसिन आप देते हो मिल्क से भी दे सकते हो, थोड़ा सा पेशेंट को बेटर फील होता है। तो पेशेंट के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट ढंग से रात भर नहीं सोएगा तो सुबह बहुत इरिटेबल रहेगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा टूटन महसूस होगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, एसिडिटी बनना, डाइजेशन इश्यूज़ बनना, ये कॉमन है। अगर हम भी एक दिन रात भर जागते हैं या कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आने लग जाती है, हमारी अगले डे की सारी एक्टिविटीज़ बदलनी शुरू हो जाती है। मान लो आप किसी की शादी में गए और रात भर जागे हो और सुबह हम सो रहे हैं, तो जब आप सोकर उठते हो तब भी हमारी नींद हमें लगता है इनकम्प्लीट है, क्योंकि रात की जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को रेस्ट देने में और आगे नेक्स्ट डे हमें फ्रेश रहने में, और नेक्स्ट डे पेशेंट को अच्छे से एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो अगर पेशेंट को पेन है, आप मालिश करोगे, वैसे नींद नहीं आ पा रही है, इरिटेबल हो रहा है पेशेंट, बहुत हल्के हाथ से हेड मसाज करो, पैरों के तलों की मसाज करो, थोड़ा सा गुनगुना दूध दो पीने के लिए। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को कुछ एक्टिविटी के अंदर दिन भर एंगेज रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट दिन भर सोएगा तो ऑटोमेटिकली रात में वो नहीं सो पाएगा, क्योंकि वो 4-6 घंटे की नींद अगर दिन में ही पूरी कर लेगा तो रात को हमें नींद आएगी कैसे। तो हमें पेशेंट से कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर उसको एंगेज रखना है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे घूमना फिरना है, चाहे किसी भी एक्टिविटी में आप उसको एंगेज रखो। जैसे कि आपको पेशेंट की फिंगर टिप्स की एक्सरसाइज करवानी है तो थोड़े से वहाँ पर मटर के दाने, चने के दाने कुछ भी रख दिए, फिंगर से उठा के वो बाउल के अंदर डालेगा, या रोटी बेलने की एक्टिविटी उन्हें दे दो, डस्टिंग कर रहा है या छोटा छोटा कोई भी काम, अपना चीज़ों को समेट रहा है, अपना रूम को थोड़ा समेट रहा है, हमें एंगेज करना पड़ता है पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल से अचानक से एक ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर एंटर हो गया है जहाँ उसकी बॉडी में उतनी अच्छी मूवमेंट है ही नहीं, वो अपना छोटा छोटा काम भी नहीं कर पा रहा। अब अगर हम एक दिन के लिए भी बीमार होते हैं, हम बेड पे बैठे बैठे ऊब जाते हैं, अगर हमें फीवर भी है तो हमें घर पे रहना पसंद नहीं होता। वैसी कंडीशन पे आप पेशेंट की कंडीशन पे अपने आप को रख के देखिए। अब उसकी एक दिन की कहानी नहीं है उस बीमारी की, वो लंबी चलेगी और उससे हमें रिकवर करवाना है। तो पेशेंट को बहुत पेशेंस के साथ हमें हैंडल करना है। अगर पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ चीज़ों को हमें कुछ एंड पे इग्नोर भी करना पड़ता है या पोलाइटली समझाते हुए हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पेशेंट के साथ साथ।
पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हैम्पर हुई ही है, बट उसका मेंटल बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। या तो पेशेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, या बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो बचपन में जैसे हमारे पेरेंट्स, जब हम बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट करते थे, बोलना ही शुरू करते थे, कॉन्टिन्यूसली बोलते जा रहे हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो कुछ हद पे जाकर वो हमें इग्नोर करना स्टार्ट करते थे। उस कंडीशन में हमें इग्नोरेंस शो करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा है, वहाँ हमें उसके साथ एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है बुलवाने की। जहाँ बिल्कुल स्पीच चली ही गई है, कुछ वर्ड्स नहीं है, वहाँ पे स्पीच को वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमें छोटे छोटे 2 सिलेबल वर्ड, राम, ओम, छोटे वर्ड से आप स्टार्ट करो। धीरे धीरे पेशेंट अपने वोकैबुलरी को पिक करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसके ब्रेन लर्निंग प्रोसेस में जाता है और चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आप वर्ड बोल रहे हो वो तो रिपीट कर रहे हैं, बट कुछ नया वर्ड नहीं फॉर्म कर पा रहे होते हैं। तो उनकी वॉइस तो प्रॉपर है, बट ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है वर्ड्स को। तो उस कंडीशन में एक लर्निंग प्रोसेस में हमें ब्रेन को डालना पड़ता है, और जब उस कंडीशन की तरफ ब्रेन जा रहा होता है तो ऑटोमेटिकली चेंजेस हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ हर्ब्स दी जाती हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से बढ़ाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके आपस में कनेक्शंस दोबारा से जुड़ने स्टार्ट होते हैं, साइनेप्सिस बनने स्टार्ट होते हैं, और पेशेंट दोबारा से उन एक्टिविटीज़ की तरफ वापस जाना स्टार्ट करता है जो ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में कर रहा होता है। इसलिए ब्रेन को बस याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है, और रेपिटेशन के साथ ब्रेन परफेक्ट बन जाता है दोबारा। ब्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, बस हमें रेपिटेशन के साथ सही तरीके से एक ऐसी स्टेज पे पेशेंट को लेकर आना है जहाँ वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाए, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए, फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही हेल्थ ज़रूरी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को बहुत पेशेंस के साथ हमें हैंडल करना है। डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवानी है, डाइट अच्छे से फॉलो करनी है, और डाइट उसको एक हेल्दी एनर्जी एनरिच डाइट देनी है जिससे उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, विटामिन डी उसकी बॉडी के अंदर पूरा हो, B12 पूरा हो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से चल फिर सके, दोबारा से हमें इच्छा हो ठीक होने की। इसीलिए पेशेंट की विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पेशेंट कुछ कोशिश अपने एंड पे कर सकता है, थोड़ी मोटिवेशन हमें देनी पड़ती है। तो दोनों ही चीज़ों को अगर हम मिलकर फॉलो करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ चलता चला जाता है और इस बीमारी से बाहर निकल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी पैरालिसिस को बेटर तरीके से समझने में, अपनी कंडीशन को समझने में। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कीजिए। आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, उसका पर्चा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पूरी कंडीशन को असेस करते हुए हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे आपके ट्रीटमेंट को लेकर, आपकी रिकवरी के लिए। आप चाहें तो मुझसे आकर पर्सनली क्लिनिक पे भी मिल सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। पेशेंट अगर नहीं आ पा रहा है तो आप उसकी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि वो मदद करती है हमें उसकी प्रेजेंट कंडीशन को असेस करने में। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको मदद करेगी पैरालिसिस से जल्दी बाहर निकलने में, जल्दी से जल्दी रिकवर होने में। तब तक के लिए आप अपने पेशेंट का अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।